सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। की तरह खबरों की शुरुआत हम ईरान अमेरिकी जंग से करेंगे। जंग की बात करें तो आज खबर आ रही है, एक दावा पेश किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रिपल ड्रोन जो है उसको गिरा दिया है। हाँ, ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 भी ड्रोन को गिराया है और ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे इस एक एक लड़ाकू विमान के ऊपर भी फायरिंग की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 लड़ाकू विमान पर कार्रवाई की है। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की ताकतें अब अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी और अमेरिका के पास अभी इस इलाके में सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। तो ये काफ़ी इसको लेकर बात हो रही है और वेस्ट एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उसमें जो खामेनेई का बयान है वो स्पष्ट कर रहा है कि जो पश्चिम एशिया के खाड़ी के जो बाकी मुल्क हैं उनके साथ उनकी किसी किस्म की कुछ बातचीत तो जरूर हुई है। खैर, 5 जो बड़ी अपडेट है उनमें से तो पहली अपडेट तो यही है कि ट्रंप हैं, उन्होंने जो संडे डील थी उसके ऊपर साइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप जैसी डील को साइन नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात करें तो जो ईरान की जो दोहा में वार्ता हुई है उसमें हुर्मुज और यूरेनियम सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो दोहा में जो बातचीत चल रही, कतर के जो शहर है दोहा, वहाँ पर लगातार ये बात मतलब बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं कतर की जो ट्रैवल में, वहाँ पर ज़्यादातर ईरान के लोग ज़्यादा मौजूद हैं। ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान में समझौते पर दस्तखत अभी तक हुए नहीं हैं। तो खैर, इसी वजह से ये दिख रहा है कि अमेरिका ने कुछ कुछ जगह पे हमले करने की कोशिश की है और जो मार गिरा, ईरान ने जिन ड्रोन्स को मार गिराया उनके वीडियो भी जारी किए हैं। और अमेरिका, ईरान और इजराइल के लगातार जो हालिया बयान है उनके ऊपर भी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो मिलिट्री कार्रवाई फिर से शुरू करेंगे हम। मार्को रूबियो के भी बयान देखिए। लगातार इसी किस्म के हैं। मतलब आप देखिए कि इसमें जो बातचीत जिस किस्म की इस पूरे वेस्ट एशिया के मुद्दे पे हो रही है उसमें ये दिख रहा है कि टेंशन अभी बनी रहेगी, कोई क्लैरिटी दिख नहीं रही है किसी भी तरफ से। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि इजराइल हमले और तेज करेगा और ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ाएगा। तो खैर, इजराइल ने वो साउथ लेबनान वाला ही फ्रंट खोल रखा है, वहां पर वो लगातार अपने किस्म के ही जो हमले वो कर रहा है। ईरान ने अमेरिका से $24 अरब की रकम रिलीज करने की मांग भी की है, तो वो भी एक बड़ी मांग है। और ईरान ने इजराइल से जासूसी के आरोप में शख्स को फांसी देने की ईरान ने ना इजराइल से जासूसी के आरोप में शख्स को फांसी दी है, जो मतलब इजराइल के लिए जो जासूसी करा था उस शख्स को फांसी देने की बात भी आई है। खैर, अब इसका असर यही है, ब्रेंट क्रूड लगातार बढ़ी रहा। फिर ब्रेंट क्रूड आप अपन देखें तो 3.3% बढ़ा और हालांकि मतलब सोमवार को इसमें गिरावट थी क्योंकि संडे डील सब बड़ा मान रहे थे कि संडे डील 10% की गिरावट हुई, लेकिन फिर आप देखिए कि 3.3% दोबारा बढ़ गया, तो $97 प्रति बैरल के आसपास आज ट्रेड करता रहा। हालांकि अमेरिकी बेंचमार्क WTI के मुकाबले ये नीचे था। तो खैर, अब देखते हैं कि इसका क्या विश्लेषण निकलता है, लेकिन ब्रेंट क्रूड की हालत जरूर पतली रहती है इस सारे बीच में। जी, और इससे अगर आगे बढ़े तो बात कॉकरोच जनता पार्टी की करते हैं। उसके कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर अभी RSS वाले भी पूरा हमला बोल रहे हैं। हाँ, RSS के जो मुखपत्र हैं उनमें इनको लेकर चीजें छपी हैं।
बेसिकली तो जो उनका जो मेन जो मुखपत्र जिसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ऑर्गेनाइजर को माना जाता है। ऑर्गेनाइजर में एक तीखा संपादकीय छपा है जिसमें ये कहा है कि ये जो सीजेपी है ये बेसिकली फ्रीबी केंद्रित और वामपंथी झुकाव वाले राजनीतिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, और ये कॉकरोच सिंड्रोम है जो भारत विरोधी तकनीक की संशयवाद का नया चेहरा है। तो खैर अब वो इसको ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी जो बन रही है और इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं वो सब भारत विरोधी ताकतें हैं। तो खैर आरएसएस बीजेपी की लाइन तो क्लियर है ही, आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे मंत्री भी अलग अलग किस्म के बयान देख चुके हैं, और इसमें मेरा तो मतलब मानना यही है कि इसमें जिस हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बीजेपी हमलावर है, उससे उसका जो इंस्टाग्राम मतलब जिस हिसाब से उनके सोशल मीडिया हैंडल बंद करने की कोशिशें होती हैं, उनको छीनने की कोशिश होती है, उससे ये लगता है कि उसको और बढ़ावा ही देंगे वो। और नौजवानों में जो खासकर जेनजीज में जो गुस्सा है वो अलग किस्म का है। मैं मतलब जो ये अभिजीत दीपके है, इसकी कुणाल कामरा के साथ एक बातचीत थी, उसको भी मैंने पूरा सुना, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किस माइंडसेट के साथ ये आए हैं। तो ये मतलब उनकी बातों को सुनकर भी यही लगा कि उनके पास एक जस्ट आइडिया था, उसको उन्होंने लागू किया, और नौजवानों में गुस्सा इतना था कि इसलिए उसके 24 मिलियन 25 मिलियन के आसपास उसके फॉलोअर हो गए हैं। और अभी कॉकरोच जनता पार्टी पंजाब में भी देख रहा है, हरियाणा में भी, हर एक जगह पे, हर एक राज्य में जो नौजवान है वो इसका सहारा ले रहे हैं। कितना सफल होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आरएसएस ने अपने जो मुखपत्र उसमें इसको भारत विरोधी और वामपंथी झुकाव वाली बता के अपना स्टैंड साफ कर दिया। तो उन्होंने एक हिसाब से मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि बीजेपी प्रस्त लोग इसको फॉलो ना करें, अनफॉलो करें। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें पहले भी चीजें चल ही रही थी। खैर कई लोग इसको प्रेशर वाल मान रहे हैं, कई कुछ मान रहे हैं, तो अलग अलग किस्म के विश्लेषण हैं अभी, लेकिन ये स्पष्ट दिखता है कि जो जिस हिसाब से भारत के नौजवानों को कॉकरोच कहा गया, तो उसके खिलाफ नौजवानों ने एक स्पष्ट ही अपन कहें कि रोष प्रदर्शन किया है, और बड़ा रोष प्रदर्शन ये साबित हुआ है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो आज कर्नाटक के सीएम और उप मुख्यमंत्री की राहुल और खड़गे के साथ मीटिंग हुई है। देखिए कांग्रेस के पास गिने चुने सूबों में सरकार है, लेकिन वहां पर भी उनकी लगातार इश्यूज चलते रहते हैं मुख्यमंत्री को लेकर। मतलब इवन आप ये तो चलो आप कर्नाटक की तो बात करेंगे, या पंजाब का इशू देख लीजिए। पंजाब में तो अभी सरकार बनी भी नहीं है। मतलब ये लग रहा है कि पंजाब में सरकार बन सकती है कांग्रेस की, उसी उससे पहले ही मुख्यमंत्रियों के चेहरों के बीच में लड़ाइयां आप देखते ही हैं। तो खैर ये कर्नाटक का भी सेम मामला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिवकुमार, उन दोनों के बीच में तनातनी लगातार चली रही है। पहले माना गया था कि 2.5 साल का फॉर्मूला लागू हुआ था कि 2.5 साल जो सिद्धारमैया रहेंगे मुख्यमंत्री, और फिर 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2.5 साल तो हो चुके हैं, क्योंकि 2023 में चुनाव हुए थे, तो 2.5 साल तो बीत चुके हैं सरकार को। अभी जो रणदीप सुरजेवाला है वो कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी, उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसी को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही है। कृपया जो बेवजह की अटकलें हैं उनको ना लगाएं। पर यह माना जा रहा है कि शायद इलेक्शन ईयर में, आखिरी साल में, जो 2028 में जो चुनाव होने जा रहे हैं कर्नाटक में, उसमें ये माना जा रहा है कि शायद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जिस 2023 में जो चुनाव हुए थे तो वही सब एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे थे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन खैर अब तो पता चलेगा कि चीजें चेंज होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, मीटिंग जरूर चल रही है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया 7 साल पहुंचे हैं, तो वो 2.5 साल पूरे होने के बाद ही से लगातार ये अटकलें चल रही हैं। हालांकि 2.5 साल तो नवंबर 2025 में पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद ये माना जा रहा है कि 1 साल पहले मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जाए। केरला में भी आपने देखा ही होगा कि कितना घमासान हुआ वीडी सतीशन और वेणुगोपाल के मामले में। अभी मेरे को लगता है कि पंजाब में अगले साल अगर गलती से कांग्रेस जीत गई तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के को लेकर काफी घमासान और विवाद आपको देखने को मिलेगा। खैर ये इनके घर का मामला है, देखे कैसे निपटाते हैं। पर ये दिखाता है कि काफी जो चीजें हैं कांग्रेस में उलझी हुई हैं। 2-4 सूबे ही उनके पास है, और उनमें भी मुख्यमंत्रियों की आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे। जी।
इससे आगे बढ़े तो बात राम रहीम की करते हैं। राम रहीम एक बार फिर से बाहर आ रहा है जेल से। हाँ, राम रहीम दोबारा से उनको पैरोल दी गई है, तो खैर थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन ये हकीकत भी है कि ऐसे लोग लगातार इस बीजेपी सरकार में पावरफुल तो हैं ही, तब इनको अपन कहें कि दोबारा से इनको जमानत मिली, पैरोल मिली है। अब आपको 1 महीने की जमानत कैसे, एक महीने की पैरोल को आप कैसे देखेंगे? शायद मुझे लगता है कि जो अब की बार जो पैरोल दी गई है वो एक टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि जनवरी में उनको 40 दिन की पैरोल मिली थी, ठीक है? और अब देखिए कि 30 दिन की पैरोल फिर मिल गई। जो ये पैरोल मिल रही हैं, वो 40 दिन वाली जो पैरोल थी उसको तो चुनाव से जोड़ के देखा गया था, बंगाल चुनाव से, और उससे जोड़ के देखा गया था। 70 दिन से अधिक हर साल अपन देख रहे हैं कि उनकी पैरोल रहती है, 21 दिन की फरलो भी देखने को मिलती है। तो आधा साल तो ये मान के चलो कि लगभग आधा साल बाहर ये आदमी रहता है। 2020 के बाद, मतलब अभी 5.5 साल हुए हैं, 16 बार इनको जेल से बाहर निकले हैं, और ज़्यादातर बार उस समय राम रहीम को बाहर निकाला जाता है जब चुनाव वगैरह होते हैं। तो खैर इसका इस्तेमाल आपको पता ही लगातार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस काम के लिए इनको निकाला गया है, वो तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही इसको बाहर निकाला जाता है, वही एक लाइन ध्यान आती है अर्जुन ढिल्लों के गाने की, आए परोलते साध पखंडी। तो खैर ये साध पाखंडी जिनको इतने गंभीर मामलों में सजाएं हो रखी हैं, उनको लगातार जो सरकार है, जो हुकूमतें हैं, वो पैरोल देती रहती हैं, उनकी वोटों के ऊपर अपनी हुकूमतें टिकाए रखती हैं। तो खैर अजीब भी है, पर 40 दिन की कुछ साल की शुरुआत में उन्होंने पैरोल काटी थी, और अब पैरोल उनको 30 दिन की दोबारा मिल गई है। साल खत्म होगा उसके उस टाइम पे भी देखना 30-40 दिन की दोबारा आएगी। पंजाब चुनाव से पहले तो देखना कम से कम 40-50 दिन की पैरोल दी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि मालवा में जो है बड़े नंबर पर वोटों को इन्फ्लुएंस करेगा राम रहीम। तो खैर अब ये देखना होगा कि वो अकाली दल के पक्ष में वोटें डलवाएगा या बीजेपी के पक्ष में वोटें डलवाएगा, कांग्रेस के पक्ष में वोटें डलवाएगा। सरकार केंद्र में बीजेपी की है, तो सब यही मान रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए अपने भक्तों को ये राम रहीम है ये कहेगा। तो खैर देखते हैं कि इन पखंडी साधुओं को कब तक ऐसे ही परोल मिलती रहेंगी। ये तो मतलब खैर जब हुकूमतें इनकी वोटों के ऊपर जब तक हुकूमत इनके वोटों के ऊपर टिकी रहेंगी, तब तक ऐसे ही इनको पैरोल मिलती रहेंगी, मेरे को लगता है। इससे आगे बढ़े तो बात मौसम को लेकर सामने आई शोध की करते हैं, जो कि 120 साल के में हुई तब्दीली के बारे में बता रहा है। क्या है वो तब्दीली? देखिए मेन बात यह है कि जो नया शोध आया है मौसम के बारे में, उसमें ये भारत के जो 63 शहर हैं उनमें बारिश का पैटर्न बदला है, और नए शोध ने अलग अलग किस्म के खुलासे किए हैं। कहीं अचानक से बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो जलवायु जो है उसमें परिवर्तन दिख रहा है। जलवायु में बदलाव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसमें जो ये शोध है आईआईटी हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने किया है इसमें, और 63 जो शहर हैं उनका अध्ययन किया है। इसमें ये माना गया है कि मौसम अगर इस पूरे मामले में, एक तो ये शोधकर्ता ये बता रहे हैं कि मानसून की बारिश में लगातार गिरावट हो रही है, और मानसून की जो बारिश है उसमें लगातार गिरावट हो रही है, और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं वो लगातार डेवलप हो रही हैं, उसका अलग किस्म का असर देखने को मिल रहा है। तो 30 से 55 साल के मूविंग विंडो का उपयोग इस रिसर्च में किया गया है। इसमें छोटे-छोटे हिस्सों में समय बाँट कर देखा गया, और बारिश के पैटर्न कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात की है। देखिए कुछ शहरों में जल भराव की और बाढ़ के खतरे की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। कई जगह पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो खैर इस विश्लेषण ने ये संकेत दिए हैं, या शहरी योजनाकारों के लिए एक अहम संकेत देता है कि अब मौसम को स्थिर मानकर योजना नहीं बनाई जा सकती। शहरों को बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढालना होगा। कहीं पर मतलब जो सीवेज फेल होने की जो घटनाएं आप देखते हैं, आप बहुत सारे शहरों को जलमग्न होते देखते हैं, तो वो सब इस चीज़ का इशारा है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं अब आपको इनमें इजाफा दिखेगा।
इससे आगे बढ़े तो आज पंजाब में नगर कौंसिल और नगर पंचायतों के इलेक्शन थे, कैसा रहा माहौल ऑल ओवर? देखिए, अलग अलग खबरें हैं पंजाब से कहीं पे कई जगह पे मारपीट की भी खबरें हैं, कहीं पे लाठीचार्ज हुआ है। निकाय चुनाव जो हो रहे हैं इसमें देखिए, 8 नगर निगम हैं, 75 नगर कौंसिल हैं, 20 नगर पंचायत है जहाँ पर आज वोटिंग हुई है। 5 बजे तक अलग-अलग अभी मतलब कोई नंबर उस किस्म से फ्लैश नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे दोपहर 2 बजे तक तो ये बताया जा रहा था कि 45% वोटिंग हो गई है, ठीक है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है और 29 मई को इस पूरे मामले का रिजल्ट आएगा। अभी तो यही है कि जैसे अलग-अलग जगह पे हिंसक झड़पें भी हुई। पटियाला के समाना में पुलिस और भीड़ के बीच में पथराव हुआ, आपस में एक-दूसरे ने पत्थर मारे हैं। हवाई फायरिंग होने की भी बात है। लुधियाना के रायकोट में कांग्रेस कैंडिडेट के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, तो ये भी एक एक चिंता का विषय है। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के विधायक शरणजीत कौर माणूके से बहस करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर हमला हुआ है, वो भी एक खबर आ रही है। खन्ना, बरनाला और संगरूर में भी लोग आमने-सामने हुए हैं, वहाँ पर टकराव हुए हैं। और जो संगरूर में पुलिस ने भगवंत मान के जो पूर्व ओएसडी थे, ओंकार सिंह बराड़, उनको भी डिटेंशन में लिया है, तो उनको भी हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे आम आदमी पार्टी छोड़ के, तो उनको भी आज पंजाब पुलिस ने डिटेन किया है। तो रवनीत बिट्टू हैं, उनको भी धुरी में रोक लिया गया, वो धुरी जा रहे थे, तो उनके बीजेपी के उम्मीदवार के साथ मारपीट हुई, उससे उससे मिलने के लिए वो धुरी जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोक लिया पहले ही। इसके अलावा मतलब फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदीप सेखों ने भी भाजपा वोटरों को आर्मी की स्कूल बस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो कई ऐसे हैं, मतलब रायकोट में ज़्यादा जो जग्गा सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो तो अस्पताल में भर्ती हैं, और उनके हाथ पैरों पे बहुत चोटें आई हैं। खन्ना में बहुत और आपस में बहस देखने को मिली, 15 मिनट तक बहस चली। बरनाला में बीजेपी उम्मीदवार के जो पति थे, उनका सर फोड़ दिया गया, वो थी। अबोर में एचआर नंबर की गाड़ियां घूमती दिखी, तो वो एक मामला है। और मोगा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थक मोगा में भी भिड़े। फरीदकोट में भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर थे वो आमने सामने हुए। बटाला में पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की खबर है। पटियाला में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है एक वार्ड नंबर 15 में। मजीठा में भी मजीठिया की एसएसपी से बहस हुई है, वहां पर भी काफी चीजें चल रही हैं। जगरांव में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो ये कई जगह पे इस किस्म की खबरें हैं। 29 मई को पता चलेगा कि कौन पंजाब की चौधर किसके सर पे सजेगी। और इससे आगे बढ़े तो पंजाब कांग्रेस के चीफ एक बार फिर से अपनी जुबान की वजह से विवादों में आ गए हैं। हाँ, पंजाब कांग्रेस चीफ अपनी जुबान से फिर विवादों में है। कॉल रिकॉर्डिंग पर जो एससी आयोग है, ऐसे आयोग ने एसएसपी को तलब किया है। उनकी एक जो ऑडियो है वो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। सुओ मोटो उन्होंने लिया है। मुक्तसर साहिब के जो एसएसपी हैं अभिमन्यु राणा, उनको 29 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। इसमें उनकी एक ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं 1000 में 1,500 और 2000 में भेड़ जैसी जो टिप्पणी है वो सुनाई दे रही है, तो जो काफी गंभीर है, मतलब बहुत घटिया किस्म की टिप्पणी आप कह सकते हो। जो इससे पहले भी जो दलित भाईचारे के ऊपर बहुत खराब टिप्पणियां जो है ये कर चुके हैं। और खैर, आयोग ने फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट मांगी है, ऑडियो सैंपल और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है, तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। लेकिन अगर इसमें ये उनकी जो ऑडियो है वो सच्ची निकलती है और उन्हीं की निकलती है, तो फिर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान होगा। और जो राजा वड़िंग है वो पहले भी दलित भाईचारे के खिलाफ अपमानजनक बातें कर चुके हैं, तो शायद उनको कांग्रेस जो है प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दे। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। एक नकली 7 साल पहले भी एक नकली ऑडियो फैलाया गया था, और ये भी अभी भी नकली ऑडियो है जो एससी कमीशन है वो मुझे टारगेट करने और बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
वडिंग कह रहा है कि ये जो आवाज है ये मेरी नहीं है, ये नकली प्रोपेगेंडा और झूठ है। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो SC/ST एक्ट को लेकर पहले भी उनके ऊपर FIR हुई थी, गृह मंत्री के काले रंग को लेकर उन्होंने जो बात कही थी उसके कारण उनके ऊपर केस वो तो चल ही रहा है। अब नया फ्रंट कहीं ना कहीं सरकार ने राजा वड़िंग के खिलाफ खोला है, तो देखते हैं इस मामले में क्या निकल के रहता है। क्या जो ऑडियो क्लिप है वो सही पाई जाती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी। जी, सो देखते हैं क्या बनेगा इस मामले में, क्योंकि पता नहीं क्या खाकर राजा वड़िंग बोलना शुरू करते हैं। हर बार जब भी बोलते हैं तो अपनी पार्टी का नुकसान करवा जाते हैं। इससे पहले भी तरन तारण बाई इलेक्शन में सबने देखा है कि किस तरीके से अपने ही कैंडिडेट को कुत्ता तक बोल दिया। और खैर इसी के साथ प्रोग्राम नहीं, का समय इसमें यहाँ गुरप्रीत समाप्त। एक 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 अब एक अपडेट हो रही है खबर, जी हमें लगता है कि इस पे भी बात कर ही लेनी चाहिए। जी जी CNG के दाम बढ़े हैं और जी ये भी 11 दिन में चौथी बार बढ़े हैं। CNG 2 रुपए महंगी हो गई है। तो CNG, कल हमने पेट्रोल की खबर की थी, 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, आज CNG बढ़ा दी गई है। तो पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर 6 रुपए की बढ़ोतरी CNG में हम देख चुके हैं। कभी इससे पहले 23 मई को 1 रुपए की बढ़ोतरी थी, उससे पहले 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, तो आज फिर जो है 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो CNG लगातार महंगी हो रही है, हम देख रहे हैं। और इसी महीने में जो LPG का था वो तो बहुत ही ज्यादा उसके दाम बढ़ा दिए गए थे, तो 1000 रुपए ही बढ़ाए गए थे, खैर कमर्शियल वाला। अब देखते हैं कि कब तक ये है जो इनका टारगेट है 10-15 रुपए के आसपास बढ़ाने के, कब तक पूरा करते हैं, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। जुड़े रहिए, धन्यवाद।